ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर रमन शर्मा। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का कहर जो है वो बदस्तूर जारी है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कुछ कमी नजर आ रही है और कई मरीजों को अस्पतालों में बेड भी नहीं मिल रहे। ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर गिरने की स्थिति में लोग अपने घरों में ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या जनरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही लोग दूसरे भी उपाय कर रहे हैं और जिस वजह से बहुत सी भ्रांतियां हैं, उनमें कुछ लोग घरेलू नुस्खे भी अपना रहे हैं, तरह तरह के डॉक्टर से बात कर रहे हैं, जगह तरह तरह के जो है अपने वो टेस्ट करा रखे हैं। ऐसी बहुत से प्रश्न हैं, बहुत सी भ्रांतियां हैं जिसे हम लगातार दूर कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में। और रोज हमारे साथ होते हैं एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। आज हमारे साथ हैं जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर रमन शर्मा। डॉक्टर रमन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, आपके कुछ प्रश्न हैं, आपके कुछ सवाल हैं, तो आप टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा आप 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना ना भूलें इस नंबर से पहले। और सोशल मीडिया से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी आप सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर रमन, जैसे कार्यक्रम के शुरुआत में हमने चर्चा की है कि देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जारी है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऐसे में लोग अपने घर में बहुत से उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी एक है। और इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में आज हम आपसे जानना चाहेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि ये कितना कारगर है, कितना इसका उपयोग करना चाहिए, कब इसका उपयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए तब इसका उपयोग करना चाहिए। डॉक्टर रमन जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो खरीद के रखने की ऐसी बात नहीं होती है, क्योंकि कोविड का जो निमोनिया होता है ना, उसमें रैपिडली जो पेशेंट है वो डिसैचुरेट करता है। अगर किसी के 90 के नीचे जा रहा है ऑक्सीजन, तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है, क्योंकि इसका इंडिकेशन ये हुआ, उसका ऑक्सीजन हुआ, तो इसका मतलब कि वो निमोनिया फैल रहा है। और निमोनिया फैल रहा है तो वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है उसकी एक लिमिटेड पावर होती है ऑक्सीजन सप्लाई करने की। वो ऑक्सीजन सफिशिएंट है या नहीं, आप घर में कुछ घंटों के लिए तो जरूर रख सकते हैं, पर उसके बाद आगे जो हाई फ्लो ऑक्सीजन या ऑक्सीजन रेट बढ़ाना हो, वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम नहीं कर सकता। इसी तरह से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उन लोगों के लिए जरूरी हो सकता है कि सीओपीडी के या मरीज हो। कोविड निमोनिया के लिए मैं कहूंगा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी अगर रखना है तो लो ग्रेड अगर ऑक्सीजन फॉल हुआ है तो उनके लिए तो कुछ टाइम के लिए हो सकता है। बट आपको अल्टीमेटली अगर निमोनिया ज्यादा बढ़ गया है, ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, तो आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। हॉस्पिटलों में आपने सही बताया कि ऑक्सीजन की कमी है, उसको दूर किया जा रहा है राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, दोनों तरफ से पूरी ताकत लगाई जा रही कि ऑक्सीजन की जो है सप्लाई पूरी तरह से हो। तो ऑक्सीजन का जो रोल है घर पे कोविड निमोनिया में इतना नहीं है। जी, डॉक्टर रमन, देखा गया है कि कोविड के किसी पेशेंट को निमोनिया हुआ है या फेफड़ों में संक्रमण हुआ है, अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है और कुछ उपचार के बाद, कुछ ट्रीटमेंट के बाद उसका जो ऑक्सीजन का स्तर है वो 95% तक आ जाता है और फिर उसको अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। ऐसे में घर पर उसको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए? जी, ट्रीटमेंट तो एक तो डिस्चार्ज पे आपको क्या ट्रीटमेंट दिया गया है वो डिस्चार्ज स्लिप में लिखा जाता है, क्योंकि वो सब डिपेंड करता है कि आप जब हॉस्पिटल में थे उस दौरान क्या दवाइयां लगी हैं और आगे की क्या दवाइयां चलेंगी, तो डॉक्टर की सलाह पे दिया जाता है। घर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रिहैबिलिटेशन, योगा, जी,
पल्मोनरी फिजियोथेरेपी, है ना, एक्सरसाइज जो है, फेफड़ों की एक्सरसाइज, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि आगे कॉम्प्लिकेशन रोकने में काम आएगी। और इसी तरह से अगर कई बार कुछ पेशेंट्स में पोस्ट कोविड सिंड्रोम हो जाता है, उसका मतलब होता है कि 3 लॉन्ग कोविड जिसको बोलते हैं, 3 हफ्ते तक कोविड चल जाता है, और अगर उससे भी ज्यादा चल जाता है लंबा तो उसको क्रॉनिक कोविड कहते हैं। तो उसमें ध्यान रखना चाहिए अपने को, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और जहां तक घर पे है इलाज, डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लिया जाना चाहिए। और मेन तो मैं बताऊंगा कि फेफड़ों की कसरत और ये जरूर करते रहने चाहिए। सांस योगा एक बहुत अच्छी पद्धति है जिसको कि इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, डॉक्टर, फेफड़ों की कसरत की आप बात कर रहे हैं, क्या आप हमें समझा सकते हैं कि किस तरह की एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए ताकि घर पर भी हमारा ऑक्सीजन का लेवल बना रहे आफ्टर पोस्ट कोविड? जी हाँ, ये टिपिकल डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इसको कहते हैं अपन, जो योगा में कई तरह के यूट्यूब में भी मेथड्स अवेलेबल हैं। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये स्पेसिफिकली बहुत कोई एक्सरसाइज नहीं होती, और इसको अगर करें तो अपना ऑक्सीजन का लेवल बना रहता है, फेफड़े जो है सिकुड़ने से बच सकते हैं। जी डॉक्टर, देखा गया है कि कुछ लोग ऑक्सीजन की मात्रा का बढ़ाने के लिए या ऑक्सीजन की परसेंटेज अपने शरीर में बढ़ाने के लिए नेबुलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहाँ तक जस्टिफाई है? नहीं, नेबुलाइजर एक स्पेसिफिक कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ के कि पोस्ट कोविड या तो अस्थमा हो गया हो या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो गया हो, ज्यादा खांसी आ रही हो, तो उसमें अपने को सबसे पहले तो मीटर डोज इनहेलर होता है, वो ज्यादा काम करता है, न कि नेबुलाइजर। नेबुलाइजर का उपयोग उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनको कि ब्रोंकोमा की बीमारी है, ऐसे अपने आप नहीं करा जाता। और पहले से अगर किसी को ब्रोंकियल अस्थमा है तो वो नेबुलाइजर का इस्तेमाल कर सकता है। ये ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए नहीं होता, बल्कि ये इसमें स्टीरोइड होता है और ब्रोंको डायलेटर होते हैं, जो कि फेफड़ों के जो उसको थोड़ा सा जो चौड़ा कर सकते हैं, फेफड़ों को एक्सपेंड कर सकते हैं, पर उनमें ही जरूरत होती है जिसमें कि स्पाज्म हुआ हुआ, जो एयरवे जो है सिकुड़ा हुआ हो, रिवर्सिबल हो, उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, न कि ऑक्सीजन को सुधारने के लिए। जी, इस समय हमारे साथ हैं जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर रमन शर्मा, जो आपके सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर शर्मा, एक प्रश्न और हमारी चर्चा में शामिल हो रहा है कि अक्सर देखा जा रहा है कि कोरोना से बचने के लिए लोग एंटीबायोटिक दवाएं ज्यादा से ज्यादा ले रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये मैं बताना चाहूंगा कि कोविड जो इन्फेक्शन है, इसको ज्यादातर तो 85% जो है माइल्ड इन्फेक्शन ही होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है जी। और कुछ प्रतिशत में 15% में ये जरूरत हो सकती है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो और मॉडरेट टू सिवियर इलनेस में पेशेंट चला जाए, सिर्फ 15%। तो 85% तो जिसमें इन एसिम्प्टोमेटिक, मतलब इनमें कोई सिम्टम्स ही नहीं है, वो भी इंक्लूडेड है, तो वहां दवाई की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ पैरासिटामोल। सिम्प्टोमेटिक जो घर में अपन बुखार में अब सब जानते हैं कि पैरासिटामोल की गोली, अच्छा खाना, हेल्दी फूड्स, हाइड्रेशन, अच्छा जूस, और जहां इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि ये सब अपने आप ही ठीक हो जाते हैं ज्यादातर। कफ सिरप दे दिया, पर कहाँ ज्यादा वार्निंग रखती है अपने को, अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं और वो प्रोग्रेस कर जाएं कि निमोनिया थोड़ा सा बनने लगे, तो क्या लक्षण होंगे? उसके लक्षण होंगे कि एक तो बहुत तेज बुखार, ठीक ही नहीं हो रहा है, सांस फूलने लगे काफी तेज, सीने में दर्द होने लगे, और कॉन्शियसनेस थोड़ी सी डिरेंज हो जाए। तो ये एक वार्निंग साइंस है माइल्ड से मॉडरेट में प्रोग्रेस करने के लिए। तो जब मॉडरेट लेवल पे ये आ जाए तो तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अदरवाइज नॉर्मल ये बाकी तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं। और अब ये हम बताना चाहूंगे कि रिस्क ग्रुप इंडिविजुअल्स, वो सबों को पता है कि एज ज्यादा हो, डायबिटीज, मोटापा, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, ब्रेन का लकवा, और कुछ जो स्टीरॉइड्स लेते हैं लोग किसी अपनी बीमारी के लिए, उनको खास एहतियात रखना चाहिए। उनको इन साइंस जो मैंने बताए, सिम्टम्स और साइन,
के लिए बड़ा केयरफुल होना चाहिए। और आज आपको सबसे ज्यादा चीज इम्पोर्टेंट बताऊं को, तो ये जो सब लोगों के पास आज पल्स ऑक्सीमीटर का एक कंसेप्ट आ गया है। तो ऑक्सीजन आप लेवल सब चेक कर रहे हैं अपने घर पे, या डॉक्टर्स या क्लिनिक पे, या जो पैरामेडिक्स हैं वो घर जाके अगर कोविड का देखभाल कर रहे हैं तो देखते हैं। तो ऑक्सीजन सबसे इम्पोर्टेंट है, वही डिसाइड कर दिए कि इसको मरीज को माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है। ऑक्सीजन का जो स्तर अगर डाउन हो रहा है, 92 से नीचे जा रहा है, 94 से नीचे जा रहा है, तो उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। तो ऑक्सीजन का स्तर अगर डाउन आ रहा है तो अपने को पहले थोड़ी देर प्रोन पोजिशनिंग, जिसमें कि पेट के बल लेटना, ये भी एक घरेलू उपचार है। ये पोस्ट कोविड में भी काम आता है, डिस्चार्ज होने के बाद जिनको कि ये उल्टा लेट के काफी देर तक वहां रहे प्रोन पोजिशनिंग में, पेट के बल 45 मिनट्स तक रहे, फिर राइट लेटरल, फिर लेफ्ट लेटरल, मतलब साइड करवट में रहे, और उसके बाद बैठ भी सकते हैं। तो एक तो ये चीज हो गई, इससे ऑक्सीजन का स्तर सुधरता है और ये काफी कारगर है इसमें। तो ऑक्सीजन देखना, ऑक्सीजन फॉल हो रहा है, और या जो सिम्टम्स मैंने बताए कि सांस फूलने लगे, एकदम सीने में दर्द होने लगे और आगे बुखार ठीक ही नहीं हो रहा हो बिल्कुल, तब अपने को हॉस्पिटल जाना चाहिए। जी डॉक्टर, इस बीच हमारे पहले श्रोता हमसे जुड़ गए हैं, चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। अमृतसर से गुरजीत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी सर। जी गुरजीत जी, नमस्कार करता हूँ। नमस्कार गुरजीत जी, क्या सवाल है आपका? सर, मुझको 1.5 साल पहले ब्रेन हेमरेज हुआ था, तो मेरी मेडिसिन उस टाइम से ही रेगुलर चल रही है, जिसमें कोलोराइड टेबलेट्स सारी चल रही हैं। तो क्या मुझे वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं? जो 40% के करीब ब्रेन डैमेज बोला डॉक्टर साहब ने मरीज में जो आया हुआ रिपोर्ट उसकी 70%। जी डॉक्टर रमन जी, वैक्सीन तो जरूर लेनी चाहिए। इसमें कोई पुराना ब्रेन हेमरेज, पुराना किसी भी तरह का ब्रेन स्ट्रोक हुआ हो, लकवा हुआ होगा, तो उसमें कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, यहाँ की कोई मनाही नहीं है, क्योंकि ये जो वैक्सीन है वो आपको फेफड़ों में अंदर बीमारी पहुंचाने से रोकता है। ठीक है, तो इसका टोटली उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है कि आप लकवा हुआ तो नहीं दवाई ये नहीं ले। इवन जो एस्पिरिन, कुछ लोगों को लकवा होता है तो उसमें एस्पिरिन दी जाती है, तो वो भी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। ब्लड थिनर दिए जाते हैं, वो भी कोई मनाही नहीं है कि वैक्सीन न दिया जाए। वैक्सीन जरूर लेना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। जी डॉक्टर रमन, कोरोना आमतौर पर कितने दिन तक उसका संक्रमण रहता है, और इन दिनों में वो कौन सी स्थिति या वो कौन से दिन होते हैं जब निमोनिया माइल्ड से मॉडरेट की ओर बढ़ जाता है? जी देखिए, ये टोटल जो है नॉर्मल फेस में 14 डेज का एक साइकिल होता है। इसमें क्या है कि पहले 7 दिन तो वायरस रेप्लिकेट करता है, मतलब यानी कि सिम्टम होने के बाद, फीवर के बाद 7 दिन तक वायरस मल्टीप्लाई करके ये सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, फीवर, खांसी वगैरह। फिर उसके 7वें दिन बाद क्या होता है कि कुछ बॉडी में अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ साइटोकाइंस निकलते हैं, जो कि हालांकि कहते तो प्रोटेक्टिव हैं, पर इतनी अधिक मात्रा में मिलने लगते हैं कि उससे भी कुछ बीमारी हो सकती है। तो वो फेस होता है 7 दिन के बाद, कई बार 5 दिन में भी चालू हो सकता है, जिसको बोलते हैं साइटोकाइन। तो ये करीब जो 10-12 दिन तक रह सकता है पूरा असर इसका। जी, और डॉक्टर साहब, मेरा अगला प्रश्न वही था कि कौन से ऐसे दिन होते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि इन 3 या 4 दिनों में आपको ज्यादा ख्याल रखना है कि कहीं आपका निमोनिया जो माइल्ड से मॉडरेट की ओर ना अग्रसर हो जाए? जी, वो ये मैंने पहले ही बताया आपको, वार्निंग सिम्टम्स हैं कि एक तो बुखार 5-7 दिन से बहुत तेज तक चलते जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। दूसरा, सांस फूलने लग रहा है, सीने में दर्द होने लग रहा है, और बीपी लो होने लग रहा है, कॉन्शियसनेस डिरेंज हो रही हो, ऑक्सीजन डाउन हो रहा हो, तो तुरंत ही वार्निंग साइंस और सिम्टम्स हैं। जी, आइए अब अपने अगले श्रोता को अपने से जोड़ते हैं। मुंबई से मांगीलाल जी का प्रश्न सुनते हैं। मांगीलाल जी, स्वागत है आपका। हेलो जी, हेलो, सुन रहे हैं आप? क्या सवाल है? सुन रहा हूँ। हाँ जी, मेरा एक सवाल है कि हमको वैक्सीन लगाए 1 महीना और 2-3 दिन हो गया है,
और वैक्सीन लगाया और महीने भर के बाद उनको कोविड का लक्षण आया है। तो हम होम आइसोलेशन में है। तो अभी हमारा 2-3 दिन और बाकी है। हमको सिम्टम कुछ नहीं है, पर हम होम आइसोलेशन में दूसरा डोज हमको कब लगाने का है? जी डॉक्टर, अब ये दूसरा सवाल मेरा है। एक मिनट पहले इसका जवाब दे पहले हम इसका जवाब दे देते हैं, फिर आप दूसरा सवाल पूछिए। पहला जो आपका सवाल था कि आपको अभी होम आइसोलेशन में और टीका लग चुका है। ये टीका लग चुका है और मामूली 1-2 दिन हो गए हैं। जी मामूली अभी आपको बीमारी है, तो टीके का यही फायदा है कि इन्फेक्शन तो हो सकता है पर वो गले में ही रहता है। ये जो टीका है दोनों लगाने चाहिए आपको तरह से प्रोटेक्ट होने के लिए, पर एक टीका भी कई बार, जैसे आपने देखा कि आपके माइल ही हैं, तो वो भी कारगर हो सकता है। तो उसमें आपको क्या है कि थ्रोट के नीचे इन्फेक्शन फेफड़ों में नहीं जाएगा, उससे बचाएगा। जब आप ठीक हो जाएं उसके 2 हफ्ते बाद आप टीका लगवा सकते हैं सेकेंड डोज। ठीक है, मतलब आपको कोई सिम्टम नहीं हो उसके 2 हफ्ते बाद। जी आपका दूसरा प्रश्न क्या है मांगीलाल जी? हेलो, दूसरा सवाल मेरा ये है कि दोनों टीके लग जाए और 15 दिन हो 2 सप्ताह और निकल जाए, उसके बाद ट्रैवल करें तो उसके लिए डॉक्टर का रिपोर्ट चाहिए क्या? जी डॉक्टर। नहीं जी, ऐसा है, ट्रैवल के लिए जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं वो तो अपने हिसाब से चलेंगे ही चलेंगे। दोनों टीके लग गए, 14 दिन हो गए, इसका मतलब आप सेफ हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप मास्क लगाना छोड़ दें, आप सैनिटाइजर यूज करना छोड़ दें या डिस्टेंसिंग कर दें। तो जो स्टेट वाइज प्रोटोकॉल बने कि आपको अगर आरटीपीसीआर की टेस्ट रिपोर्ट मांग रहे हैं, जो कि आजकल अब खत्म हो गया शायद, तो उसमें वो जरूरी नहीं है कि आरटीपीसीआर आपको अगर कोई स्टेट मांग रहा है या एयरप्लेन होटल वाले मांग रहे हैं तो वो तो आपको देना पड़ेगा। जी डॉक्टर, किसी व्यक्ति को कोरोना है, वो होम आइसोलेशन में है और इस बीच उसको अपने खान पान का किस तरह से ख्याल रखना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो ठीक हो रहा है या ठीक हो जाता है उसके बाद उसे अपने खान पान में किस तरह का बदलाव करना होगा? देखिए, खान पान बिल्कुल जो नेचुरल वे में चलता रह रहा है, इसमें कोई और बदलाव नहीं है। फ्रूट्स, वेजिटेबल, जूसेस, डायबिटीज वाले लोग हैं, हाइपरटेंशन वाले लोग हैं, उनको जो अपनी डायबिटिक डाइट है, किडनी के पेशेंट हैं, उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। पर्टिकुलरली रिस्क ग्रुप वालों को अपना बहुत अच्छा बीपी कंट्रोल रखना चाहिए, डायबिटीज कंट्रोल रखनी चाहिए, और जितना भी समय मिले आपका स्लीप अच्छा होना चाहिए, अच्छी तरह से सोएं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और घूमने का अगर मौका मिले तो सबसे बड़ा इम्यूनिटी बढ़ाने का यही है कि रेगुलर एक्सरसाइज। जी आइए अब छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं, वहां से इंद्रभान सिंह जी का सवाल सुनते हैं। इंद्रभान जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर, मैं चिरमिरी पुरासिया कॉलोनी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। जी कहिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद अगर किसी को स्वाद या गंध महसूस नहीं होता है, बुखार होने, सर्दी लगने, गले में खराश या पेट संबंधी परेशानी होती है तो कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। डॉक्टर ऐसे रमन, में ये लक्षण होने पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर रमन, देखिए, पहले तो एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट चलो है, उसको अब स्मेल नहीं आ रही है और टेस्ट नहीं आ रहा, तो ये स्मेल और टेस्ट नहीं आना कोई बहुत इंडिकेट नहीं करता कि बहुत ज्यादा बीमारी है। ये माइल्ड इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में नेगेटिव होने के बाद भी कुछ हफ्तों तक रह सकता है, कई बार 3-3 महीने तक रह सकता है, पर ज्यादातर 100% में ये वापस लौट आता है। दूसरा सवाल क्या था आपका? दूसरा सवाल डॉक्टर ये था कि इन्हें अब आगे क्या करना चाहिए, इन्हें टीका लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए? कोविड हो चुका है जी, बिल्कुल लगवाना चाहिए। एक बार इन्फेक्शन हो गया है ना, तो उसके बाद तो टीका जरूरी होता है। जैसे पहले मैंने बताया, इन्फेक्शन होने के 2 हफ्ते से 4 हफ्ते बाद कभी भी आप टीका लगवा सकते हैं। जी डॉक्टर, अगला सवाल हमारा सोशल मीडिया से है। ये जानना चाहते हैं कि टीकाकरण के 5 दिन बाद बुखार हुआ, पैरासिटामोल लेने पर उतर गया, लेकिन पैरों में दर्द बरकरार है और परिवार के 2 सदस्य भी संक्रमित हैं, तो अब क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी, अपना खुद का तो ये ध्यान रखना है कि आप सिंपल पैरासिटामोल की गोली दर्द के लिए ले सकते हैं SOS बेसिस पे जब जरूरत हो, और परिवार का तो कुछ ऐसा है नहीं कि आपको वैक्सीन लेने के बाद कुछ ऐसा अलग से दूसरे लोगों की सावधानियां
पे जोर देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। आइए अब नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं जी। डॉक्टर रमन, अब पश्चिम बंगाल की ओर चलते हैं। वहां से सुब्रत इंतजार कर रखे हैं अपने जिज्ञासा अपने प्रश्न के साथ। सुब्रत जी, स्वागत है आपका। हेलो सर, नमस्कार जी। सर, डॉक्टर साहब नमस्ते जी नमस्कार। कहिए, क्या जानना चाहते हैं? मेरा सर ये क्वेश्चन था कि सर मेरा एक फ्रेंड है सर, उनका एक बच्चा है सर 8 महीने का फ्रेंड है, और बाकी सारे लड़के को लोग कुछ न जो लोग की नए बच्चे हैं, इनको 2 महीने 6 महीने की जो ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, जो दूध पिलाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो वही मदर वैक्सीन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? और ये मेरा पहला क्वेश्चन है। और सर मैंने सुना कि सर बच्चों को जो कि टीनेजर होते हैं, जो कि मतलब डेवलपमेंट एज में होते हैं, उनको वायरस अटैक करने की मतलब उनकी इम्यूनिटी सिस्टम काफी ज्यादा होता है, वायरस अटैक उनको जल्दी से नहीं कर सकता। जी। डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि जो 18 वर्ष से कम आयु के लोग हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, उनकी इम्यूनिटी ज्यादा होती है, क्या उनको भी वायरस अटैक कर सकता है? हाँ, आजकल ये सेकंड में जब देखा है अपन ने, तो इसमें कुछ बच्चे और यूथ, यंग एडल्ट्स भी अफेक्ट हो रहे हैं, जो पिछली वेव में, फर्स्ट वेव में नहीं था। पर हालांकि बच्चों में इतना सीरियस इन्फेक्शन नहीं होता है। उनके कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, तो एस रिसेप्टर जिनको बोलते हैं, वो इतने डेवलप नहीं होते, तो इसलिए वायरस उन पे नहीं इतना ज्यादा अटैक कर सकता है। पर धीरे धीरे कैसे वायरस बदल रहा है, ये अभी अपने को सीखना है। जी। डॉक्टर रमन, अगला सवाल है, ये जानना चाहते हैं कि मेरी उम्र 45 साल है, मैं कोरोना से संक्रमित हुआ था, होम आइसोलेशन में उपचार कराया, 22 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, लेकिन अब भी शरीर कभी कभी ठंडा होने लगता है और कभी पसीने आते हैं और घबराहट भी बहुत होती है, क्या करें? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है इनका, और इसका आंसर जानना बहुत जरूरी है। देखिए, एक बार कोरोना जैसी बीमारी हुई हो और उसके बाद ठीक हो के घर भी आ गए हैं, तो क्या है, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस, अंदर एक छुपा हुआ जो है डर रहता है कि मेरे ये कहीं ये तो नहीं हुआ हो जाए, कहीं आगे कुछ क्या होगा मेरा। तो ये एंजाइटी के साइंस हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। मेडिटेशन करें और आप हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये बेसिकली एंजाइटी है और कुछ नहीं है। आइए अब दिल्ली से सुरेश जी का प्रश्न सुनते हैं। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार जी। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सर जी, ऐसा है कि जिसको थायराइड हो गया है, उसका क्या इंजेक्शन लग सकता है? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि क्या थायराइड हुए व्यक्ति को भी वैक्सीनेशन हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, थायराइड की बीमारी का आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो भी है, हाइपो या हाइपर थायराइड, तो वैक्सीन बिल्कुल लगनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। जी। डॉक्टर, हमारा अगला सवाल हमारे श्रोता हैं, वो जानना चाहते हैं कि वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के 1 हफ्ते के बाद उन्हें खांसी और बुखार की शिकायत है, हालांकि अब वो ठीक है, ऑक्सीजन का स्तर भी ठीक है, उम्र उनकी जो है वो 82 साल है, कोविड की जांच कराएं या ना कराएं? देखिए, अभी जैसा चल रहा है, सिर्फ 7 दिन हुए हैं, तो कोविड की जांच करा के, एक तो वो इम्पोर्टेंट रहेगी कि अपन को पता चल जाएगा कि कोविड है कि नहीं, वो करा लेनी चाहिए। हालांकि दूसरे वायरस भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, पर फिर भी पेंडेमिक के दौरान अपने को पहला तो यही सोचना चाहिए कि कहीं दोबारा कोविड तो नहीं हो गया। फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन के 7 दिन बाद हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। जी। आइए अब मध्य प्रदेश के नीमच चलते हैं और अरविंद गर्ग जी का सवाल सुनते हैं। मैं अरविंद बैरागी बोल रहा हूँ सर, नीमच डिस्ट्रिक्ट से। और जी, डॉक्टर साहब को और आपको दोनों को नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं ये जानना चाहता, 2 सवाल है सर मेरे। मैं एक तो ये जानना चाहता था कि जैसे मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मेरे घर में हूँ, मतलब तो मुझे टेस्ट करवाना चाहिए क्या? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि सर, जो कई लोगों को बुखार नहीं आ रहा है और ऑक्सीजन लेवल कम पड़ता है, तो कुछ लोग घर में भी लगा रहे हैं, तो ऐसा क्या है सर, कोविड के लक्षण हो सकते हैं ऐसे सर? डॉक्टर रमन, घर पे रहते हैं, सेफ हैं, क्या उन्हें टेस्ट करवाना चाहिए? नहीं, घर पे रहते हैं और सेफ हैं। अगर किसी कांटेक्ट में, पॉजिटिव के कांटेक्ट में, ट्रेसिंग में आप नहीं आए हैं, तो घर बैठे कोई सिम्टम नहीं है, तो क्यों कराना चाहिए टेस्ट? कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर, इनका अगला सवाल बहुत ही वाजिब सवाल है। कहते हैं कि बुखार नहीं आ रहा है और ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है?
कोविड से सफर करें, कोविड की बीमारी में, या देखो ऑक्सीजन नहीं होने के तो कई अस्थमा वगैरह का काफी सारे कारण होते हैं सीओपीडी के। तो अगर कोविड का पेशेंट है और ऑक्सीजन मतलब सिम्टम्स नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और ऑक्सीजन का स्तर डाउन हो रहा, ये संभव है। इसको अपन बोलते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया, यानी कि मरीज को पता नहीं चल रहा है कि उसका ऑक्सीजन ले, उसको कोई सिम्टम नहीं हो रहे। हैप्पी हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन कम पर मरीज कंफर्टेबल है, तो ये हो सकता है। तो ऐसे केसेस में ऑक्सीजन डाउन है तो आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। जी, महाराष्ट्र के वसंत कोरे का सवाल सुनते हैं। वसंत जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर नमस्कार, आपको भी नमस्कार मेरा। जी नमस्कार। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे ब्लाइंड लोगों को कोरोना हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल में कैसी सुविधा है और सुविधा कैसे दी जाती है। दूसरा प्रश्न यह है कि लंबे समय से बुखार आना या बदन दर्द होना, ये कोई कोरोना का लक्षण हो सकता है। डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि लंबे समय से बुखार आना भी क्या कोरोना का लक्षण हो सकता है। हाँ जी, बुखार तो अभी 5-7 दिन 10 दिन का बुखार भी हो सकता है और ये लक्षण कोरोना का हो सकता है, सिर्फ बुखार भी। जी, दूसरा सवाल भी था शायद इनका। दूसरा सवाल ये था डॉक्टर इनका कि जानना चाहते थे कि अगर कोरोना हो जाता है और अस्पताल में भर्ती होंगे तो किस तरह का इलाज जो है वो दिया जाएगा। इलाज तो डॉक्टर डिसाइड किया जाता है। ऑक्सीजन कम है तो उसके हिसाब से मॉडरेट और सीवियर इलाज है, वो बहुत टेक्निकल चीजें होंगी, उसको अपन यहाँ नहीं डिस्कस करना चाहिए मेरे ख्याल से, तो क्योंकि वो डॉक्टर का जुडिशियस यूज होता है कि कौन सी दवाई कहाँ दी जाए। जी डॉक्टर, अब कार्यक्रम में हम अपने अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल भी हमें सोशल मीडिया से आया है। ये जानना चाहते हैं, कोरोना संक्रमण से ठीक हुए 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन बीच बीच में कभी कभी सूखी खांसी आती है और इस दौरान काफी परेशानी भी महसूस होती है। कौन सी दवा लूं जिससे खांसी ठीक हो जाए। देखिए, हाँ, ये काफी इम्पोर्टेंट चीज बताई है इन्होंने। कोविड इन्फेक्शन एक वायरल इन्फेक्शन है, चाहे गले में हो, चाहे निमोनिया टाइप हो, हल्का निमोनिया भी हो, उसके बाद खांसी रह सकती है। तो इसको पोस्ट कोविड ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो डॉक्टर की सलाह से अभी जो रिकमेंडेशन आया है वो इनहेलर्स का है, स्टीरॉइड इनहेलर यूज कर सकते हैं अगर इस तरह से है तो। स्पेसिफिकली मैं बताना चाहूँ तो ब्यूटासाइड इनहेलर्स हैं, वो यूज कर सकते हैं, पर वो डॉक्टर की सलाह के बाद है। जी डॉक्टर, अब हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुके हैं और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश, क्या नुस्खे और क्या बताना चाहेंगे कि ताकि हम कोरोना से दूर रहें और अगर हो भी जाए तो हम इसे किस तरह से नियंत्रण करें। जी, सारी चीजें वही है कि अपने को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है और अच्छे साफ सुथरे कमरे रखने हैं, खिड़कीदार कमरे हो, दरवाजा खुला हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, और जल्दी से जल्दी आपका नंबर आया वैक्सीन में कोई हेजिटेंसी न रखें। ये वर्ल्ड ओवर प्रूव हो चुका है, साइंटिफिक रिसर्च है, वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, मृत्यु दर को कम करता है, देश की जो संक्रमण दर है उसको कम करता है। जैसा कि इजराइल, यूके में देखा कि वैक्सीनेशन 48% से ज्यादा में हो गया, तो वहाँ एकदम से कोरोना शांत हुआ है। तो यही मैसेज देना चाहूंगा। जी डॉक्टर रमन, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और जिज्ञासाएं शांत करने के लिए, सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कोरोना से संबंधित हम जानते हैं कि आपके बहुत से प्रश्न हैं, बहुत सी जिज्ञासाएं हैं जिन्हें आप जानना चाहते हैं, तो एक बार फिर हमारे साथ जुड़िएगा कल इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर रमन शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।